हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अब तक देखा था कि कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया और उसके बाद फिर कैसे ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। और हमने देखा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ हुई, किस तरह से ऑफिशियल्स आए भारत के अंदर, इन लोगों का इंटेंशन क्या था। ऑब्वियसली इन लोगों का इंटेंशन था कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनाइजेशन का मतलब यानी कि टेकिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनटू देयर हैंड। वो अपने हाथ में भारत की इकोनॉमी लेना चाहते थे। और फिर कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि नाउ ऑन मदर कंट्री विल अर्न मनी फ्रॉम इट्स कॉलोनी। नाउ onwards mother country will will earn money from its colony। ओके, तो भारत जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 1850s के पीरियड से, सॉरी नॉट 1850 बट एग्जैक्टली हाँ रख लो, मतलब 18th सेंचुरी तक हम कहेंगे। 16th 17th और 18th सेंचुरी तक भारत एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी था, यानी आत्मनिर्भर इकोनॉमी था। हाँ, जो कुछ भी भारत की नीड्स थी वो भारत की इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस होती थी। हम लोग बहुत ही कम इंपोर्ट्स करते थे और एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होते थे। तो अब हम अगर बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के समय पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो पहले तो इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट थी। ओके, इट वाज सेल्फ सफिशिएंट। और नॉर्मली जो ये सेल्फ सफिशिएंट थी ये विलेज कम्युनिटीज़ थी। जैसे कोई विलेज है तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, फूड भी वहीं पे प्रोड्यूस हो जाएगा और बेसिक यूज़ की चीज़ें भी वहाँ पर क्रिएट की जाती थी। तो ये जो विलेज कम्युनिटीज़ थी ये सेल्फ सफिशिएंट थी और सेल्फ गवर्निंग भी थी। यहाँ पर बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम यानी कि चीज़, जैसे सपोज़ एक चीज़ के बदले आप दूसरी चीज़ दे रहे हो। आपको अगर किसी से टमाटर ख़रीदने हैं तो हो सकता है बदले में आप उसको चावल दे दो, गेहूँ दे दो, या फिर किसी से आपको जूते ख़रीदने हैं तो आप उसको बदले में कोई चीज़ दे दो, है ना, कोई सब्ज़ी दे दो। इस तरह से जो चीज़ों का एक्सचेंज होता है उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। और अगर हम बात करें कि उस समय पर एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, तो एग्रीकल्चर के अंदर उस समय ये था कि एक तो कल्टीवेटर होता था, है ना, जो कल्टीवेट करेगा खेतों में। तो उससे जो है पाटिल होता था, पाटिल या मामलतदार कहते थे उसको, पाटिल स्लैश मामलतदार, यानी कि ये इंटरमीडियरी था। ओके, ये इंटरमीडियरी था। ये जो है ये कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और फिर ये देता था राजा को, या फिर हम कहें स्टेट को, रेवेन्यू कलेक्ट करके। कल्टीवेटर के पास राइट होता था लैंड के ऊपर कल्टीवेट करने का, इसके पास लैंड के ऊपर कल्टीवेट करने का राइट होता था। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो एग्रीकल्चर था वो भी सेल्फ सस्टेनेबल था। और पहले भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बनाया ही जाता था यहाँ पर। एंशियंट टाइम से लेकर के हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। मुग़लों ने भी किया था, दिल्ली सुल्तान्स ने भी किया था, मौर्यों ने भी किया था, चोलाज ने भी किया था। सभी ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फिर और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप की जाती थी एंशियंट इंडिया से लेकर के अब तक। फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, कैश क्रॉप्स भी ग्रो की जाती थी, पर दोनों जो हैं वो
नीड के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती थी, जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से चीज़ें ग्रो की जाती थी। चीज़ों की ओवर सप्लाई नहीं की जाती थी। क्या नहीं की जाती थी? ओवर सप्लाई नहीं की जाती थी। और मोस्ट ऑफ जो ये क्रॉप्स थी जो उगाई जाती थी, ये इंडिजीनियस क्रॉप्स थी, यानी भारत की अपनी इंडिजीनियस क्रॉप्स थी, या फिर ऐसी क्रॉप्स थी जो भारत को कई सौ वर्षों पहले आ चुकी थी। में कुछ हो सकता है 100-200 वर्ष पहले आई हों, कुछ 500 वर्ष पहले और कुछ 1000 वर्ष पहले भी आई हों। तो ऐसी क्रॉप्स लगाई जाती थी भारत में। हम ये सब किस पीरियड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की आने से पहले के पीरियड की बात, कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर सिचुएशन कैसी थी। तो अब अगर हम बात करें कि ये अब कैसी हो जाएगी, तो अब धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि पीजेंट्स जो है वो लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यू ज़मींदार क्लास एमर्ज होगी। ये जो न्यू सिचुएशन है ये होगी ब्रिटिशर्स की इंडियन एग्रीकल्चर में इंटरफेरेंस करने के बाद। ओके, तो अगर हम बात करें अर्बन इकोनॉमी की, तो जी हाँ, अर्बन इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती थी भारत के अंदर। अर्बन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं था कि भारत पूरा का पूरा विलेज विलेज ही था। ये अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे जहाँ पर कि हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप किए जाते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ अर्बन सेंटर्स का एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे सूरत था, ढाका था, अहमदाबाद था, आगरा था, काशी था। ठीक है, तो ये सेंटर्स हुआ करते थे फॉर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स डेवलप किए जाते थे। कुछ आर्टिस्ट भी होते थे जो अर्बन सेंटर्स में रहते थे, है ना। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कोई अर्बन सेंटर हो सकता है कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए हो, कोई अर्बन सेंटर सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, कहीं पर आपको कारपेट्स मिलेंगे, कुछ सेंटर्स आपको ज्वेलरी के मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग अर्बन सेंटर्स थे और अर्बन इकोनॉमी काफ़ी डेवलप्ड थी भारत के अंदर। तो एक्चुअली इकोनॉमी में आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, या फिर हम कहें 3 कैटेगरीज, एक या फिर हम कह सकते हैं 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है आपका टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी में नॉर्मली आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं, और टर्शरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज वगैरह आती हैं। जी हाँ, एंशियंट टाइम से लेकर के सर्विसेज सेक्टर भी था भारत के अंदर। सर्विसेज सेक्टर का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ट्रेड इंटरमीडियरीज वगैरह हैं, जो आपके ट्रेड हो रहा है, आपका इंटरसिटी ट्रेड हो रहा है ना, एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। तो ये सब सर्विसेज हैं तो जो कि एग्जिस्ट करती थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो फिर अंग्रेज़ों के आने से पहले से भारत के अंदर तीनों के तीनों ये जो सेक्टर्स हैं ये वेल सस्टेन्ड थे। ऑल दीज 3 सेक्टर्स वर वेल सस्टेन्ड एंड फंक्शनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उदाहरण की बात करें, ढाका से मलमल एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, ढाका से एक्सपोर्ट होता था मलमल, और ये जाता था इराक़ के अंदर एक सिटी है या एक जगह है जिसका नाम है मोसुल। मलमल का दूसरा नाम है मुस्लिन, और मुस्लिन के नाम के ऊपर भी इस जगह का नाम पड़ा है मोसुल, जो कि इराक़ के अंदर है। तो यहाँ से फिर मोसुल से वेस्ट में जाती थी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने डोमिनेंट थे। तो ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद ये तीनों ही सेक्टर्स को फिनिश कर देंगे। प्राइमरी सेक्टर भी फिनिश हो जाएगा, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। तो इस सब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लैंडलेसनेस बढ़ेगी, इनकमलेसनेस बढ़ेगी, और ये लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो है ये इंडियन फीचर्स बन जाएंगे। तो
हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1700s to 1940s, okay, from 1700s to 1940s, all three sectors will be destroyed slowly by the Britishers, okay. तो उस समय पर एक्चुअली क्या था, जो अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की और टेक्सटाइल्स की, तो हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 ट्रेड इंडिया कंट्रोल करता था, ठीक है। 1/3 ट्रेड ऑफ वर्ल्ड्स टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। तो खुद सोचिए आप, एक ऐसा देश जो एक समय पर 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स के ट्रेड पर कंट्रोल रखता था, वो 1940s आने तक के समय तक एक तरह से भिखमंगा हो जाता है कॉलोनाइजेशन की वजह से, और इस तरह से हम देखेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होगी, ठीक है। तो उस समय पर होता क्या था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन इंडियाज फेवर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इंडियन एग्रीकल्चर को कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया, तो होता ये था कि अगर हम देखें कि प्लासी के वॉर के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू राइट्स मिले थे, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू राइट्स मिले थे। तो ज़मींदारी राइट्स दिए गए थे कंपनी को मीर जाफ़र के द्वारा। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स ने कलेक्ट कर लिया था आसानी से रेवेन्यू, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करना इजी है कंपेयर टू मैनेजिंग इन द होल स्टेट, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू कलेक्ट करना इजी है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है लोकल एरिया में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर ब्रिटिशर्स की कोशिश हमेशा ये रहेगी कि वो कैसे भारत से इकोनॉमिक एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक एज एन एस्टेट कंसिडर करती थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एज एन एस्टेट कंसिडर करती थी। एस्टेट यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा बोल सकते हैं अब, जिससे कि भाई जितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें उतना करने की कोशिश करते थे वो लोग। तो इस तरह से अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि विलेज कम्युनिटीज़ का एंड हो जाएगा भारत के अंदर, क्योंकि होगा ये कि जो कल्टीवेटर है या फिर जो पीजेंट होगा वो रेंट भी देगा और साथ में रेवेन्यू भी देगा, उसको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। और इस वजह से धीरे धीरे एग्रीकल्चर की जो बैकबोन है वो टूट जाएगी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज़ लाएगी, ओके। पहले सबसे पहले कंपनी जो है वो डायरकी लाएगी। तो डायरकी के केस में हमने देखा था कि कैसे बक्सर के बाद जब, है ना, सबसे पहले क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा। बक्सर के बाद आपने या फिर हमने पढ़ लिया है कि होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ओके। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू राइट्स मिलते हैं बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, ठीक है। तो फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो रेवेन्यू सोर्सेज थे, ओके। एक तो था इनका अपना ट्रेड एंड कॉमर्स से जो ये पैसे कमाते थे, और दूसरा अब इनके पास हो गया था लैंड रेवेन्यू से।
लैंड रेवेन्यू जो ये कलेक्ट करते थे, है ना, एग्रीकल्चर से, ये भी अब इनके पास सोर्स हो गया था रेवेन्यू का। तो इनका टारगेट ये रहता था कि हम जो हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर हम उसको जो है रीफाइनेंस करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स में। यहाँ से जो पैसा आएगा उसको हम रीफाइनेंस करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। ओके, तो अब जो है मेन एम, जैसा कि हमने देखा, इनका ये था कि बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उस जो हमने पैसा कलेक्ट किया होगा इन्होंने बंगाल से, उसको ये इस्तेमाल करेंगे बंगाल से एक्सपोर्ट खरीदने के लिए, ठीक है। यानी बंगाल से पैसा रेवेन्यू का जो है वो कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू, और उस पैसे को बंगाल में ही खर्च करेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, और फिर उन चीज़ों को ले जा कर के इंग्लैंड में बेच देंगे। तो कंपनी जो है ये चाहती थी लार्ज रेवेन्यू इनकम, पर साथ ही साथ अनविलिंग भी थी ये कि एक रेगुलर सिस्टम सेटअप करे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन और असेसमेंट के लिए, ठीक है। एक हाथ पे तो ये लोग चाहते थे कि लार्ज रेवेन्यू इनकम इनको मिले, पर दूसरी तरफ ये लोग तैयार नहीं थे एक रेगुलर सिस्टम बनाने के लिए, जो कि एक रेगुलर सिस्टम होगा लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का, जो कि एक रेगुलर सिस्टम होगा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि जितना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं उतना ये बढ़ाएं, ताकि ये लोग फिर भारत से जो है कॉटन और सिल्क खरीद सकें, जितने सस्ते में खरीद सकते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा होता था शुरुआती दौर में कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो सेलर्स इकोनॉमी थी। ओके, इंडिया वॉज अ सेलर्स इकोनॉमी। तो होता ये था, जो मैन्युफैक्चरर होता था वो एडवांस में कंपनी ऑफिशियल से गोल्ड कॉइन्स मांगता था। सपोज़ कि अगर आप कंपनी ऑफिशियल हो, आप जा रहे हो मैन्युफैक्चरर के पास, आप कहोगे मुझे कॉटन का कपड़ा चाहिए, तो वो बोलेगा कितना चाहिए, आप बोलोगे 10 मीटर चाहिए, तो वो बोलेगा कि आप एडवांस में गोल्ड कॉइन दे दो और आकर के 1 महीने बाद ले जाना। तो इस तरह से सेलर्स इकोनॉमी थी, सेलर्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी चलती थी इस समय पर। तो फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल रेवेन्यू मिला, जब उन्हें राइट्स मिले रेवेन्यू कलेक्शन के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, तो उन्होंने उस पैसे को रीडायरेक्ट किया ट्रेड के ऊपर, ताकि लंदन से गोल्ड कॉइन्स की खपत कम हो। क्योंकि अदरवाइज़ तो क्या था, अदरवाइज़ तो इनको एडवांस में पहले गोल्ड कॉइन्स ही देने पड़ते थे इनको मैन्युफैक्चरर्स को। तो इन्होंने ये किया कि बंगाल से कलेक्ट किए हुए पैसे को रीडायरेक्ट किया ट्रेड के अंदर, इस वजह से, ताकि जो है इंग्लैंड से गोल्ड कॉइन्स की खपत कम हो। क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी हो रहा था उस समय पर इंग्लैंड में कि आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टिंग में इंडिया की तरफ होता था इंग्लैंड से। तो अगर हम इनिशियल पीरियड की बात करें 18th सेंचुरी के अराउंड 1750s तक, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इंडिया की तरफ ही होता था। तो उस समय तक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ये एक सेलर्स मार्केट थी, है ना। तो बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे बंगाल की जो इकोनॉमी है वो डीप क्राइसिस में चली जाएगी, जब धीरे धीरे ये सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। आर्टिशियंस जो हैं वो गांव छोड़कर चले जाने लगेंगे, या फिर जो अर्बन सेंटर्स है उनको छोड़ कर के जाने लगेंगे, क्योंकि कंपनी अब उनको फोर्स करने लगी थी कि आप हमें सस्ते में चीज़ें बेचो। जब से कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन की, उसके बाद से अब कंपनी शुरुआत करेगी इनको फोर्स करने की कि आप हमें अपना सामान सस्ते में बेचो।
तो इस तरह से अगर हम ये इस फेज़ 1 की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे बंगाल में जो है कंपनी डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस करेगी, है ना। कंपनी क्या इंट्रोड्यूस करेगी बंगाल के अंदर? डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस करेगी। डायरेक्टरी यानी कि हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होता क्या था, एक तो डायरेक्टरी इसलिए भी इंट्रोड्यूस करेगी कंपनी क्योंकि कंपनी के पास उस समय पर जब इन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए मैन पावर नहीं थी। इनके पास इतने ज़्यादा आदमी नहीं थे, ना ही इनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि ये आसानी से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, और ना ही इनकी विल थी, ना ही इनकी अपनी इच्छा भी थी कि ये खुद जाके रेवेन्यू कलेक्ट करें। क्योंकि होता है ना, एक डर होता है, अगर मान लो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जाएंगे कहीं बंगाल के बीचों बीच इलाके में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो इनकी कहीं पिटाई ना हो जाए, इनकी कहीं कुटाई ना हो जाए, तो इस बात का भी डर तो होता ही था। तो इस वजह से जो है ये कंपनी जो है वो कोशिश करेगी ये खुद डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट ना करे, तो ये एक सिस्टम क्रिएट करेगी डायरेक्टरी का। तो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस की थी, डायरेक्टरी यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दो नायब जो हैं दीवान्स, उनकी अपॉइंटमेंट की थी, है ना। दो डेप्यूटी गवर्नर कह सकते हैं हमको इनको, या फिर दो नायब दीवान्स। तो बंगाल के लिए इन्होंने अपॉइंट किया था राजा सिताब रॉय को। ओके, फॉर बंगाल इट वाज राजा सिताब रॉय। और बिहार में थे मोहम्मद रेज़ा खान। ओके, मोहम्मद रेज़ा खान, एक बार ये नाम चेक कर लेना गूगल में, मैं 100% श्योर नहीं हूँ अभी। बाकी इसमें ये था इनका कि इनकी जो कलेक्शन का मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का, इसमें डायरी के अंदर, ये काफ़ी हार्श था, ठीक है। काफ़ी मतलब कि डरा धमका करके भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, किसी भी कीमत पर बस रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था इन्हें। इवन ड्यूरिंग फेमाइन, अगर फेमाइन भी आया हो तो भी ये रेवेन्यू कलेक्ट करके ही रहते थे। 1772 में फिर डायरेक्टरी का एंड किया जाता है, और फिर इस सिस्टम में ये था कि एक तो पीजेंट्स जो है कई बार देवर अनेबल टू पे द ड्यूज जो उनसे मांगे जा रहे थे, है ना। और साथ में इस पीरियड में एक तो जो आर्टिजनल प्रोडक्शन है, आर्टिस्ट लोगों की जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन में जा रही थी इस समय, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में भी काफ़ी कोलैप्सिस देखने को मिल रहे थे। और फिर 1770 में एक काफ़ी बड़ा फेमाइन आया था 1770 में, और इस फेमाइन में लगभग 10 मिलियन लोग बंगाल में मारे गए थे। तो बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। ओके, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। अब हम अगर बात करें फिर 1772 में के पीरियड के अराउंड, अब आएगा वॉरेन हेस्टिंग होगा इस पीरियड में, है ना। तो जो डायरेक्टरी वाला सिस्टम था वो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अब हम 1772 के पीरियड में अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात करें, तो एक तो वो क्या करेगा, एक वो बनाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, है ना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा ये। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसीजंस लेगा रेवेन्यू वगैरह के रिगार्डिंग। फिर साथ में ये अपॉइंटमेंट करेगा यूरोपियन ऑफिशियल्स की ऑन द पोजीशन ऑफ कलेक्टर्स। ये कलेक्टर्स का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। एक और चीज़ जो वॉरेन हेस्टिंग करेगा वो करेगा कैपिटल को शिफ्ट।
तो ये कैपिटल को शिफ्ट करेगा मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। तो ये नया सिस्टम लाएगा। नए सिस्टम में क्या था, जो लैंड राइट्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के, वो उनका ऑक्शन किया जाता था। ठीक है, ऑक्शन द्वारा वो दिए जाते थे हाईएस्ट बिडर को फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, इस सिस्टम को पंचशाला सिस्टम भी कहते थे, पंचशाला बंदोबस्त। तो वैसे तो जो डायरकी था, डायरकी में भी ये हाईएस्ट बिडर को ही देते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो डायरकी में भी जो है काइंड ऑफ ज़मींदारी या फिर हम कहें इजारेदारी सिस्टम ही था डायरकी भी एक तरह से। बस यहाँ पे इस वाले सिस्टम में उसको हम डायरकी बोल रहे हैं और इस वाले को हम बोल रहे हैं कि हाईएस्ट जो बिडर था उसमें उसको दिया जाता था कलेक्शन करने के लिए। तो 5 साल के लिए दिया जाता था, है ना। सपोज़ ABCD करके लोग हैं, वो सब बिडिंग करेंगे, है ना। तो इसमें से जो बोलेगा कि मैं आपको 5 सालों में हर साल का इतना दूंगा, जो हाईएस्ट अमाउंट बिड करेगा उसको मिल जाता था ठेका, इजारेदारी का, है ना। इजारेदार टर्म यूज़ करते थे कॉन्ट्रैक्टर के लिए, इजारेदार। दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर, या फिर रेवेन्यू फार्मर भी बोलते हैं, रेवेन्यू फार्मर। तो इजारेदार का काम होता था किसी भी कॉस्ट पर इसको रेवेन्यू तो कलेक्ट करना ही है। फिर इस सिस्टम में क्या हुआ इजारेदारी में कि करप्शन स्टार्ट हो गया। करप्शन में क्या होता था कि बेनामी ट्रांजैक्शंस होने लगी। ठीक है, एक तो स्टोरी देखने को मिलती थी कि एक किसी अंग्रेज़ का वो था, नौकर था, बाबू के नौकर का भतीजा था, बाबू करके एक, इवन उसके नाम पे तक एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके नाम तक ठेका लिया गया होता है। तो यानी कि ये कलेक्टर्स वगैरह क्या करते थे, ये अपने ही नोन लोगों के नाम पे ठेका दिलवा देते थे। तो इस तरह से करप्शन किया जाता था, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन होती थी। तो इसमें हेस्टिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस लगी थी करप्शन की। ओके, फिर 1777 में हेस्टिंग क्या करता है, जो पंचशाला सिस्टम था इसको 1 ईयर सेटलमेंट बना देता है। यानी कि अब से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक साल के लिए दिया जाएगा। इसको एक और टर्म जो इसके लिए यूज़ की जाती है वो है सालाना बंदोबस्त। ठीक है, तो इसमें अब ये होगा कि हर एक साल बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो ज़्यादा पैसा आने का स्कोप बढ़ जाएगा। तो इसमें भी इन द एंड क्या होगा, पिसेगा कौन, पिसेगा तो पीजेंट ही, क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला होगा वो भी अपना इनको प्रेशर करके, इनको फोर्स करके, पीजेंट्स को फोर्स करके इनसे पैसा निकाल ही लेगा। तो एंड में तो पिसेगा कौन, पीजेंट ही पिसेगा। तो बाय 1784 अब कंपनी को रियलाइज़ हो चुका था कि एक नए सिस्टम की ज़रूरत है भारत के अंदर। फिर भेजा जाता है भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस आएगा भारत में। इसको बोला जाता है कि आपको रेवेन्यू सिस्टम को साफ़ करना है, सफाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग रिज़ाइन कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये एक्ट पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है उसके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू सिस्टम की इस गंदगी को साफ करने की। तो अराउंड द ईयर 1790 कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करता है 10 ईयर सेटलमेंट। ओके, 10 ईयर सेटलमेंट स्टार्ट कर देता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाकी कॉर्नवालिस के सामने और भी प्रश्न ये थे कि उसको फ्यूचर का भी देखना था कि अभी स्टार्टिंग में तो उसने कर दिया कि 10 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कर दिया कि 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर उसको अब बाकी आगे फ्यूचर के का भी देखना था कि फ्यूचर में क्या सिस्टम रखना है। बाकी उसके सामने कई सारे प्रश्न भी थे कि मैं सेटलमेंट किसके साथ करूं,
क्या मैं डायरेक्टली एक्चुअल जो टिलर है, एक्चुअल जो पीजेंट है, जो ज़मीन पे काम करता है, उसके साथ डायरेक्टली सेटलमेंट करूं, या फिर मैं ज़मींदार के साथ डायरेक्टली सेटलमेंट करूं। उसके सामने ये भी प्रश्न था कि जिसके साथ भी सेटलमेंट करूंगा उसके बाद स्टेट का शेयर कितना रखा जाना चाहिए। जो प्रोड्यूस पैदा किया जा रहा है किसी ज़मीन पर, उसमें से स्टेट को कितना हिस्सा रखना चाहिए। और एक और प्रश्न जो उसके सामने था कि क्या सेटलमेंट को फिक्स्ड टर्म के लिए रखना चाहिए या परमानेंट रखना चाहिए। यानी कि सपोज़ अगर ज़मींदार को ज़मीन दी जा रही है तो परमानेंटली ज़मींदार के नाम पे ही कर देनी चाहिए, या फिर उसको एक लिमिटेड टर्म के लिए उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए। तो परमानेंट किया जाए या फिर लिमिटेड टर्म के लिए किया जाए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बाय 1790 इसने 10 सालों वाला सेटलमेंट ला लिया था, ठीक है। अब उसके काउंसिल में 2 लोग थे, दोनों के अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, ठीक है। काउंसिल के अंदर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, एक था जॉन शोर का पॉइंट ऑफ व्यू और एक था जेम्स ग्रांट का पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक जॉन शोर का और एक जेम्स ग्रांट का पॉइंट ऑफ व्यू था। जॉन शोर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़मींदार को ओनर बनाओ, ज़मींदार को मालिकाना हक दो। और जेम्स ग्रांट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़मींदार को सिर्फ एज अ इंटरमीडियरी रखो। ओके, कीप देम ओनली एज इंटरमीडियरी। तो जॉन शोर का मानना था इनको परमानेंट ओनर बनाओ, क्यों हम इस छोटे मोटे झंझट में पड़े, एक बार में देकर रख दो और फिर स्यापा ख़त्म, ठीक है। और जबकि जेम्स ग्रांट का मानना था कि ज़मींदार सिर्फ इंटरमीडियरी होना चाहिए, सिर्फ एक आम टैक्स कलेक्टर होना चाहिए। तो बाय 1793 अपनी टर्म ख़त्म होने से पहले पहले कॉर्नवालिस जब भारत से जाएगा उससे पहले पहले वो क्या करेगा, वो जॉन शोर वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर लेगा। वो ज़मींदार को रिकग्नाइज्ड करेगा एज ओनर ऑफ लैंड, ठीक है। इसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। और भी टर्म्स जो कई जगह पर इसके लिए यूज़ की गई है, एक जागीरदारी टर्म भी यूज़ की गई है। मुग़लों वाले टाइम वाली जागीरदारी अलग थी, ये जागीरदारी अलग है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। मुग़लों वाली टाइम की जागीरदारी का मीनिंग हम देख चुके हैं, ठीक है। एक और टर्म जो यूज़ की जाती थी वो थी मालगुजारी, एक और टर्म थी वो थी बिस्वेदारी, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब जो ये इजारेदार हैं ये उभर कर आएंगे एज नाउ न्यू ज़मींदार। ओके, और इनको बोले गया था इजारेदार को कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 89% जो है एनुअल रेवेन्यू का 89% आप गवर्नमेंट को दोगे और 11% आप खुद रखोगे, ठीक है। ये चीज़ इनको बोली गई थी। और ये कहा गया था कि आपके नाम पर ज़मीन जो है वो सनसेट क्लॉज तक रहेगी, यानी हमेशा के लिए रहेगी। जब तक सूर्य है तब तक ज़मीन आपके नाम पर रहेगी, पर अनलेस यू डिफ़ॉल्ट, पर अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे, अगर आप पैसा चुका नहीं पाओगे, रेवेन्यू दे नहीं पाओगे, तो उस केस में ज़मीन आपके नाम पर नहीं रहेगी, ठीक है। कॉर्नवालिस ने ये भी बोला कि जो हमारा जो शेयर है हम फ्यूचर में भी चेंज नहीं करेंगे, हम अपना शेयर फ्यूचर में चेंज नहीं करेंगे। यानी कि एक तरह से ज़मींदार को लालच दिया गया कि अगर तुम ज़्यादा कमाओगे तो वो तुम्हारा ही होगा। कॉर्नवालिस का इंटेंशन ये था कि ज़मींदार फिर ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा था कॉर्नवालिस ने कि हमारा शेयर फिक्स्ड रहेगा, अगर तुम लोग ज़्यादा कमाओगे तो वो तुम्हारा ही होगा। इस तरह से काइंड ऑफ लालच दिया गया था ज़मींदार को। अगर हम बात करें किन एरियाज़ में ये सिस्टम इजारेदारी वाला कवर हुआ, तो हमें देखने को मिलता है बंगाल है,
बिहार में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, वाराणसी में हुआ है, गाज़ीपुर में हुआ है ना, नॉर्थ कर्नाटका में भी हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो ये लगभग भारत ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया में लगभग इम्प्लीमेंट हुआ था ये इजारेदारी सिस्टम। ओके, अराउंड 19% ऑफ एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम अंडर इजारेदारी सिस्टम। तो हमने देखा कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाएगा आपका कॉर्नवालिस। तो इसमें क्या था, अब डिसाइड किया गया कि ज़मींदार जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाया जाएगा परमानेंट, है ना। इनको अब लैंडलॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। जो ज़मींदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो अब लैंडलॉर्ड्स में कन्वर्ट हो चुके थे। पर ये जो ज़मींदार थे ये अपनी ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा प्लंडर करते थे। इनको ये भी कहा गया कि आपकी जो ओनरशिप के राइट हैं ये हेरिडिटरी हैं, यानी आपके बाद आपके बच्चे को जाएंगे, उसके बाद उसके बच्चे को जाएंगे। और ये भी कहा गया कि जो ओनरशिप के राइट्स हैं ये ट्रांसफरेबल हैं, अगर आप चाहो तो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये भी बोल दी गई थी कि रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड रहेगा। हम कंपनी ने कह दिया था कि हम अपना शेयर और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ज़मींदार को टारगेट दिया जाता था। ठीक है, साथ में एक और चीज़ भी होती थी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है ज़मींदार के पास ओनरशिप राइट थे, तो अब कल्टीवेटर को दो दो चीज़ें देनी पड़ती थी। ठीक है, कल्टीवेटर को दो दो चीज़ें देनी पड़ती थी। एक चीज़ तो रेवेन्यू तो इसको देना ही पड़ेगा, है ना। जो प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो 100 किलो गेहूँ उगा रहा है कोई, तो उसमें जितना भी रेवेन्यू रखा गया होगा वो उसको देना पड़ेगा। पर प्लस क्योंकि ये अपनी ज़मीन पे नहीं उगा रहा है, ये ज़मींदार की ज़मीन पर उगा रहा है, तो इसको उस ज़मीन का रेंट भी देना पड़ेगा ज़मींदार को। तो यानी कि दो दो चीज़ें देनी पड़ रही है। इससे अब ऑब्वियसली कल्टीवेटर का शोषण बढ़ेगा। ठीक है, उसको दो दो चीज़ें देनी पड़ रही है। और इनकी रेवेन्यू और रेंट कलेक्शन के मेथड्स भी बहुत हार्श अपनाए जाते थे। और अगर पीजेंट जो है वो नाकाम रहता है अपना रेवेन्यू देने में, अपना रेंट देने में, तो फिर उसकी एविक्शन कर दी जाती थी। एविक्शन ऑफ पीजेंट्री यूज टू हैपन। ओके, उसकी एविक्शन की जाती थी। तो एविक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लैंडलेस लेबर्स। एविक्शन होने की वजह से लैंडलेस लेबर्स की संख्या में हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर हम ये बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ओनरशिप राइट्स ज़मींदार को क्यों दिए, तो उस समय ऐसा था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी नई नई थी। ठीक है, कंपनी नई नई थी तो उनको ये भी डर था कि हम अपने ऑफिशियल्स को बंगाल में भेजेंगे कहीं कलेक्ट करने, बीच में हमारे ऑफिशियल्स की पिटाई हो जाएगी कलेक्शन के दौरान। ठीक है, अब देखो आप हर बार तो 1-2 रुपये कलेक्ट करने के लिए बार बार अपनी आर्मी थोड़ी ना भेज सकते हो, है ना, क्योंकि आपके रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाएंगे अगर आप हर बार 1-2 रुपये कलेक्ट करने के लिए आपको आर्मी भेजनी पड़े। दूसरा एक रीज़न ज़मींदार्स को चूज़ करने का ये भी था कि ज़मींदार्स में उनको पॉलिटिकल अलाइज मिल गए थे। ठीक है, साथ में ज़मींदार जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर लेते थे अपने एरियाज़ में। तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला काम भी इजीली हो रहा था। उनको स्टेट को रन करने में हेल्प मिल रही थी ज़मींदार से। पॉलिटिकल अलाइज दिखे उनको ज़मींदार के अंदर, प्लस उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो उनको ज़मींदार से पैसे लेने ही होते थे, है ना। चाहे प्रोडक्शन हुई हो चाहे प्रोडक्शन नहीं हो, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं था। उन्हें बस ये था कि हमने अपना शेयर फिक्स्ड रखा है, हमें हर साल रेगुलरली पैसा मिल जाना चाहिए या रेगुलरली रेवेन्यू मिल जाना चाहिए। बाकी फिर ये था भी काफ़ी सिंपल कलेक्शन मेथोडोलॉजी थी ये टू अपॉइंट द ज़मींदार्स। ठीक है,
काफ़ी सिंपल लगा उनको ये चीज़। बाकी ऑब्वियसली अब ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू में इंक्रीज़ भी हो रहा था, है ना। इंक्रीज इसलिए क्योंकि अब नया नया इनको दीवानी राइट्स मिले थे। अब इससे पहले तो थे नहीं इनके पास, इन 3 स्टेट्स के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। तो जो ये इन आसानी से इतना रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा था, तो इस वजह से भी इन्होंने ज़मींदार को ही रखना उचित समझा कि ठीक है भाई, ज़मींदार कलेक्ट करके पैसा लाएंगे रेगुलरली, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बस ये चाहते थे कि रेगुलरली जो है वो रेवेन्यू कंपनी को मिलता रहे। तो इस वजह से उन्होंने अपना शेयर फिक्स्ड रखा था, ताकि वो एक तरह से ज़मींदार्स को एनकरेज करते थे कि तुम इन्वेस्ट करो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए। ज़मींदार्स को एनकरेज किया जाता था कि तुम लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करो, तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है हमें तो फिक्स्ड लेना है, हमें तो इतना ही चाहिए, पर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। साथ में जो लोग ज़मींदार्स बने थे नॉर्मली वो कौन होते थे, वो राजाज एंड तालुकदार्स वगैरह थे। इन लोगों को ही जो है एज न्यू ज़मींदार्स अपॉइंट किया गया था, है ना। तो इन्हें बोला जाता था कि तुम्हें रेंट कलेक्ट करना है पीजेंट से, है ना, और रेवेन्यू कंपनी को देना है। साथ में कंपनी ने ये बोला था कि हमारा जो हिस्सा है वो फिक्स्ड रहेगा परमानेंटली, ना ही हम इसको फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे। तो कुछ समय तक ज़मींदारी सिस्टम कंटिन्यूड रहा, पर ऑब्वियसली इस सिस्टम की अपनी कई खामियां थी, इस सिस्टम में अपनी कई प्रॉब्लम्स थी। तो अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स थी ज़मींदारी सिस्टम में, तो एक तो ये थी कि जो ज़मींदार थे वो लैंड इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो इनसे ये एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, पर ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था ज़मींदार के लिए कि तुम्हें इतना रेवेन्यू देना है, वो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी हाई था। तो ज़मींदार को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी रेवेन्यू पे करने में। अगर कोई ज़मींदार फेल करता था रेवेन्यू पे करने में, तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे ज़मींदारों की जो ज़मीन है उनको जो मिली थी वो ऑक्शंस में बेची गई, जो कि कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। कंपनी द्वारा ऑक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, बोलियां लगती थी, जहां पर वो ज़मींदार जो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाए उनके ज़मीन की बोली लगती थी। तो इस तरह से ये थी प्रॉब्लम्स ज़मींदारी सिस्टम के अंदर, ठीक है। साथ में और जो इश्यूज थे, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो है प्राइसेस जो है मार्केट में वो बढ़ गए, है ना, और कल्टीवेशन भी फिर धीरे धीरे एक्सपेंड हो गई। तो इसका मतलब ये था कि अब जब मार्केट के प्राइसेस बढ़ गए और कल्टीवेशन भी बढ़ गई, तो ज़मींदार की इनकम बढ़ेगी। पर अब यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि हमारा हिस्सा तो फिक्स्ड है, हम और ज़्यादा नहीं मांगेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का स्कोप नहीं था। तो ये भी एक इशू था ज़मींदारी सिस्टम के अंदर, जो कि कंपनी को फील हो रहा था। और साथ में हमने जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस किया, ज़मींदार का इंटरेस्ट था ही नहीं लैंड को इम्प्रूव करने में, ठीक है। कुछ ज़मींदारों ने जो है अर्लियर शुरुआती दौर में ही अपनी ज़मीन खो दी थी, है ना। और जो अब कुछ बचे थे, जो बाकी ज़मींदार बचे थे, उन्होंने ये देखा कि अब तो बिना इन्वेस्टमेंट किए ही बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है ना, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंड हो गई थी एग्रीकल्चर, और साथ में जो है प्राइसेस भी बढ़ गए थे। तो अब उन्हें लगा कि इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत पैसा आ रहा है। तो एज लॉन्ग एज ज़मींदार जब तक जो है
वो टेनेंट्स को ज़मीन देते थे और उनको टाइम से रेंट मिलता था, तो तब तक वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि लैंड की इम्प्रूवमेंट की जाए। और दूसरी तरफ जो है गांव के अंदर जो कल्टीवेटर था, उसके लिए ये सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था। उसके लिए सिस्टम क्या था, उसके लिए ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, क्योंकि उसे जो ज़मींदार को रेंट देना पड़ता था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, और साथ ही साथ उसके जो अपने राइट्स थे ज़मीन के ऊपर वो इनसिक्योर थे, क्योंकि उसे कभी भी निकाला जा सकता था अगर वो टाइम पे रेंट पे ना करे। और ऑफन मैनी टाइम्स रेंट पे करने के लिए पीजेंट को लेना पड़ता था लोन, और लोन किससे लेता था, वो लोन लेता था वो मनी लेंडर से, और इस वजह से वो फंस जाता था डेप्ट ट्रैप में। ठीक है, और जब वो पैसा दे पाने से चूक जाता था तो उसे, जब वो रेंट दे पाने से चूक जाता था तो उसे एविक्ट कर दिया जाता था उसकी ज़मीन से, जिस ज़मीन पर उसने और उसकी कई जनरेशंस ने खेतीबाड़ी की थी। और एक और प्रॉब्लम को जो उभरे की परमानेंट सेटलमेंट में, वो थी अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की। ठीक है, अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। इसमें क्या होता था कि सपोज़ के कोई एक्स पर्सन है, वो कहीं का लैंडलॉर्ड है, वो कहीं का ज़मींदार है, तो वो ज़मीन के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, कहीं खुद बाहर ही बाहर होगा, इधर उधर घूम रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा अपना, तो वो खुद ज़मीन पर प्रेजेंट नहीं होता था लैंडलॉर्ड। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में यही है कि खुद प्रेजेंट नहीं होगा ज़मीन पे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और तो ऑब्वियसली रेंट उसे पूरा नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर रेंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रेवेन्यू नहीं दे पाएगा, और इस वजह से उसे एविक्ट कर दिया जाता था। तो जब इस लैंडलॉर्ड का एविक्शन होता था तो फिर बंगाल के अंदर जो छोटे बड़े किसान थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, है ना। स्मॉल एंड बिग फार्मर्स इन बंगाल वर हैप्पी, है ना, दे वर हैप्पी, क्योंकि जो ये अब्सेंटी लैंडलॉर्ड था इसको एविक्ट कर दिया गया। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भाई कल तक तू बड़ा हीरो बनता था हमारे सामने, हमसे फोर्सफुली रेंट कलेक्ट किया करता था, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इस वजह से काफ़ी खुश हो जाते थे ये लोग, क्योंकि साथ में छोटे किसान तो खुश होते ही थे, बड़े किसान भी खुश होते थे, क्योंकि बड़े किसान भी अपने आप को ज़मींदारों से कम नहीं समझते थे। इन बड़े किसानों के लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी बंगाल के अंदर, वो थी जोटेदार्स। ओके, जोटेदार्स। बाकी एक और जो इशू हमें देखने को मिलेगा, एक प्रॉब्लम जो परमानेंट सेटलमेंट से डेवलप होगी, वो थी सब इन्फ्यूडेशन की। सब इन्फ्यूडेशन में मतलब होता ये था कि ज़मींदार होता था, है ना, खुद कहीं घूमने चला जाएगा बाहर एंजॉय करने, और किसी एक सब ज़मींदार को अपॉइंट करके रख देगा अपने नीचे और बोलेगा इसको कि तू संभालना, तू चीज़ों का ध्यान रखना। सब ज़मींदार भी कहीं बाहर चला जाएगा अपना काम से ये वो, और वो अपने नीचे रख लेगा एक और सब ज़मींदार, है ना, इसको बोलेगा, है ना, कि तुम ध्यान रखना। इसके नीचे मान लो कई सब करके होंगे, है ना, एक और सब, तो ये भी अपने नीचे रखेगा 3-4 को, उनके बीच में लैंड डिवाइड करके बोलेगा कि तुम ज़मीन का ध्यान रखना। तो सब इन्फ्यूडेशन में होता ये था कि एक तो ज़मींदारों को देखो काफ़ी बड़ा एरिया दिया गया था बंगाल के अंदर, तो पर्सनली एक ज़मींदार के लिए इम्पॉसिबल था कि हर एक चीज़ के ऊपर चेक रख सके, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इस सब की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी वो बनेगा एग्रीकल्चर खुद। एग्रीकल्चर इस पूरे सिस्टम में कैजुअलिटी बनेगा, क्योंकि सपोज़ अगर कोई बंदा आ रहा है इस सब ज़मींदार के पास प्रॉब्लम लेके कि भैया खेत में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बोल देगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे अपॉइंटी हूँ, है ना। ना ही ये इसको प्रॉब्लम लाने वाले को पैसे देगा ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना।
तो इस तरह से जो है पीजेंट्री को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगी, लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी होगी इसमें वो है एग्रीकल्चर की कैजुअलिटी। इस सब इन्फ्यूडेशन के सिस्टम में सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी एग्रीकल्चर की कैजुअलिटी। बाकी सब इन्फ्यूडेशन में एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ऑब्वियसली जब पैसा कलेक्ट किया जाता था तो पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी, है ना। बाकी अगर हम बात करें, फिर हुआ ये कि इन एरियाज़ में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वगैरह इस सब एरिया में तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। पर धीरे धीरे अब कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नए एरियाज़ भी कन्क्वर कर रही थी, है ना। तो अब इन नए एरियाज़ में इन्होंने सोचा कि इधर क्या सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करें रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी इनको पता चल चुका था परमानेंट सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये कुछ नया करना चाहते थे। बाकी साथ में ये भी है कि जो नए सिस्टम्स हैं उनको अब हम एक एक करके देखेंगे। इनमें से एक सिस्टम है रैयतवारी और दूसरा है महलवारी। तो होता क्या है कि साउथ में, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट से हटकर कुछ करने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पर एक नया सिस्टम लाया जाएगा जिस सिस्टम का नाम था रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाता था, डायरेक्टली रैयत से जो है पैसा कलेक्ट किया जाता था। रैयत एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पीजेंट। तो यानी कि इस सिस्टम में डायरेक्टली पीजेंट से पैसा कलेक्ट किया जाता था। तो हुआ ये कि जब कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया था थर्ड मैसूर वॉर के अंदर, है ना, थर्ड मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान को हराया था कंपनी ने। फिर टीपू सुल्तान की कुछ टेरिटरीज ले ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये उसी समय की बात है जब लगभग जिस समय पर बंगाल में ज़मींदारी चल रही थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की ही बात है, बंगाल में ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था। तो बाय 1792 टीपू को हराने के बाद थर्ड वॉर में, है ना, तो कुछ टेरिटरीज ले ली थी साउथ की टीपू की, है ना, कंपनी ने। तो ये रैयतवारी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस होगा 1792 के पीरियड के आसपास एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था बारामहल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल है, एक ऑफिशियल, उसका नाम था अलेक्जेंडर रीड। वो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा इस एरिया में, जहाँ पर वो ट्राई करेगा कि डायरेक्टली जो है रैयत से हम पैसा कलेक्ट करेंगे। तो ये ट्राई करेगा ये चीज़ टीपू सुल्तान से जीती गई कुछ टेरिटरीज़ में, एक डिस्ट्रिक्ट में, बारामहल नाम की डिस्ट्रिक्ट में, ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये चीज़ ट्राई करेगा। तो हमने देखा कि इसका ओरिजिन होगा आपका अराउंड 1792 के पीरियड में। तो अलेक्जेंडर रीड करके ऑफिशियल था और ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा। इसका एक सबऑर्डिनेट भी था थॉमस मुनरो नाम का, ठीक है, थॉमस मुनरो। तो इसने देखा सब कुछ कि बड़े साहब क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये वैसे लाना क्यों पड़ा ये पायलट प्रोजेक्ट इसको, अलेक्जेंडर रीड को, ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मद्रास के अंदर कोई भी बड़े ज़मींदार इन लोगों को मिल नहीं रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, है ना। देर वर नो बिग ज़मींदार्स इन मद्रास। ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले जो थे पॉलीगार्स होते थे पहले साउथ में, जो अपनी आर्मी भी रखते थे और रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे राजाओं के लिए। पर हमने देखा कि कैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जो है पॉलीगार्स को ख़त्म कर दिया था। तो फिर अब साउथ में कोई बचा नहीं था
रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इसलिए कंपनी को कोई मिल नहीं रहा था जो रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सके। इस वजह से यहाँ पे एज अ एक्सपेरिमेंट ये रैयतवारी सिस्टम की शुरुआत होगी। इसने अलेक्जेंडर रीड ने पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट शुरू किया डायरेक्टली रैयत से रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो इसमें इसने ये भी बोला कि लैंड की असेसमेंट की जाएगी, है ना, सॉइल क्वालिटी भी चेक होगी, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना। पर एक्चुअल में तो सर्वे कैरी आउट नहीं ही हुआ था। बाकी रैयत को कहा जाता था कि भाई तुम्हें डायरेक्टली रेवेन्यू देना है, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस और ऑप्रेसिव था ये रैयतवारी सिस्टम, क्योंकि इसमें जो है 50% से भी ज़्यादा जो है प्रोड्यूस वो एज अ रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा जो है प्रोड्यूस एज अ रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो 12 माइल डिस्ट्रिक्ट में लाया गया ये सिस्टम, है ना, अलेक्जेंडर रीड द्वारा लाया गया। उस समय उसका सबऑर्डिनेट था थॉमस मुनरो। उसने भी देखा कि मेरे बड़े साहब क्या क्या कर रहे हैं, मेरे बड़े साहब ट्रेडिशनल ज़मींदार ना होने के कारण डायरेक्टली रैयत से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये इनको आउट ऑफ कंपल्शन लाना पड़ा था, है ना, आउट ऑफ कंपल्शन इसलिए क्योंकि ज़मींदार नहीं थे इसलिए लाया, तो कंपल्शन हो गया था इनके लिए ऐसा सिस्टम लाना। तो पहले जो है फील्ड्स यानी खेतों को जो है केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया जाता था और रेवेन्यू असेसमेंट की जाती थी, और फिर कहा जाता था कि तुम्हें इतना इतना रेवेन्यू देना है। ओके, बाकी फिर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अराउंड 1820 के समय में ये जो थॉमस मुनरो है जो अलेक्जेंडर रीड का सबऑर्डिनेट ऑफिशियल था, ये बनेगा फ्यूचर में जाकर अराउंड बाय 1820 ये बनेगा गवर्नर ऑफ मद्रास। और फिर जब ये गवर्नर ऑफ मद्रास बनेगा, ये पूरे के पूरे मद्रास में ये रैयतवारी का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, तो यानी कि इसने एक समय पर 1792 के पीरियड के अराउंड अपने बड़े साहब अलेक्जेंडर रीड को जो काम करते हुए देखा था, अलेक्जेंडर रीड को जो पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हुए देखा था, वो इसको अच्छा लगा था उस समय पर, और इसने अब वो पूरे के पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। तो और एक और फिर यहाँ मद्रास को देख करके, मद्रास में ये थॉमस मुनरो लागू करेगा, ये सब देख करके बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे का वो गवर्नर था उस समय पर एल्फिंस्टोन था, है ना, तो ये इम्प्लीमेंट करेगा बॉम्बे के अंदर रैयतवारी सिस्टम, ये कॉपी करेगा मद्रास को। ठीक है, दोनों के दोनों जो ये थे गवर्नर ऑफ मद्रास इस समय थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टोन, दोनों के दोनों लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड पर एग्जिस्ट करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय पर था आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और हेस्टिंग ने ही इस समय पर क्या किया, उसने जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने ही इस समय के आसपास डेप्यूटी कलेक्टर की जो पोजीशन है वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की सेम कर दी, मतलब एक ही पर्सन के पास दोनों पावर्स दे दी, डेप्यूटी कलेक्टर की भी और डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फार्मर इश्यूज भी आ रहे थे इस समय पर। इसने बोला कि ज़्यादा मगजमारी क्यों करनी, एक ही पर्सन के पास दोनों की मैजिस्टीरियल पावर्स और कलेक्टरेट पावर्स दे दी जाएं। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता था, ऑपरेशन होता था, क्योंकि हमने देखा कि 50% से ज़्यादा आपका जो है प्रोड्यूस वो एज अ रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था। तो रैयतवारी सिस्टम ही इस पीरियड के अराउंड जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ डेक्कन में भी, है ना। तो इस रैयतवारी सिस्टम की वजह से ही फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे 1875 के पीरियड में डेक्कन राइट्स देखने को मिलेंगे हमें। ये डेक्कन राइट्स क्यों होते हैं, क्योंकि अराउंड जो है इस पीरियड के अराउंड अमेरिकन सिविल वॉर होगी। तो अमेरिकन सिविल वॉर जब होगी
तो ब्रिटेन में जो कॉटन की डिमांड अब तक जो है, जो कि अमेरिका से फुलफिल की जा रही थी, अब तक अमेरिका सप्लाई कर रहा था ब्रिटेन को कॉटन, भारत नंबर 2 सप्लायर था ब्रिटेन की कॉटन का। पर अब अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, अमेरिका से कॉटन आना बंद हो गया। तो भारत के जो पीजेंट्स हैं, भारत के जो हैं फार्मर्स, इनको कहा गया कि तुम्हें कॉटन उगानी है। तो फिर ऊपर से साथ में ये लोग, इन लोगों को रॉ मटेरियल वगैरह भी चाहिए ही होगा इतनी कॉटन वगैरह उगाने के लिए, क्योंकि डिमांड अब बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो ये मनी लेंडर से पैसा भी लेंगे एडवांस में, है ना, अपना सीड वगैरह या इस टाइप की चीज़ें खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो हैं ये धीरे धीरे किसान जो हैं मनी लेंडर के डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। और फिर जो है इस ऑपरेशन की वजह से, वो डेप्ट ट्रैप में फंसने के ऑपरेशन की वजह से रिवोल्ट कर देंगे। क्योंकि डेप्ट ट्रैप में होता था कि ये लोग प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट दे देते थे, पर इनका कर्जा नहीं चुकता था। तो इस तरह से हमें डेक्कन राइट्स भी देखने को मिलेंगे। तो रैयतवारी सिस्टम में होता था कि जो कंपनी जो है वो पट्टा देती थी किसानों को लिख के। पट्टे का मतलब ज़मीन का टुकड़ा होता था, किसानों को पट्टा लिख के देते थे। नॉर्मल केस में जो है किसानों के हाथ में ही होती थी ओनरशिप, पर कुछ केसेस में जो है ओनरशिप किसानों के हाथ में नहीं थी। कई बार जो है कंपनी अपने पास ही ओनरशिप रखती थी और पट्टा देती थी किसान को काम करने के लिए ऑन रेंट। ठीक है, तो फिर कंपनी उस केसेस में रेंट भी लेती थी और फिर रेवेन्यू भी लेती थी। तो जैसा कि हमने देखा कि 50% या उससे ऊपर का लगभग आपका प्रोड्यूस जो है वो एज अ रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा हाई था। और साथ ही ये लोग रेमिशन भी नहीं देते थे, ना ही कंसेशन देते थे। इवन अगर फेमाइन या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर भी आ जाए तो भी ये लोग रिसेशन नहीं देते थे। इस सिस्टम में जो है वो मोर देन 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर हो जाएगा। रैयतवारी का जो सिस्टम है वो मोर देन 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लागू होगा, है ना, मोर देन 51%। तो कुछ एरियाज जहाँ पे ये रैयतवारी लागू होगा, जैसे कि मद्रास था, बॉम्बे था, ओके, ईस्ट बंगाल था, आसाम था, कुर्ग था। तो इन एरियाज़ में ये लागू किया जाएगा। तो हमें ये चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है कि रैयतवारी 50% से ज़्यादा के एरिया में लागू की जा रही है आपका 1820s के पीरियड में, है ना। क्योंकि रैयतवारी में क्या था, आप पीजेंट को प्रेशराइज कर सकते थे कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए, है ना। और इसी समय में अराउंड 1813 के चार्टर एक्ट से इमिग्रेशन भी अलाउ कर दी गई। 1820s में आपका रैयतवारी इम्प्लीमेंट हो रहा है 50% से भी ज़्यादा के एरिया में। और साथ ही साथ 1813 का चार्टर एक्ट इमिग्रेशन भी अलाउ कर रहा है। तो इमिग्रेशन अलाउ किसके लिए की गई थी, अब ब्रिटिशर्स आते थे एज अ प्लांटर, वो एज अ प्लांटर आते थे यहाँ पर आके कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। फिर रॉ मटेरियल वो यहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में कॉटन वगैरह या फिर और भी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, फिर उनको एज अ रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए, ओके। तो अब हम, तो ये था, है ना। तो अब हम आते हैं अगले लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था भारत के अंदर, वो था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, तो महलवारी सिस्टम भी उसी समय इम्प्लीमेंट किया गया था लगभग जब रैयतवारी इम्प्लीमेंट किया गया था बॉम्बे और मद्रास के अंदर। उसी समय नॉर्थ का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाला भारत का, वहाँ पर जो है महलवारी इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के एरिया में इशू ये था कि वहाँ पर जो है लैंड वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने रैयतवारी सिस्टम के डिफेक्ट्स भी देख लिए थे, है ना।
यानी कि इन्होंने देख लिया था इंडिविजुअल कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंडिविजुअल पर्सन से कलेक्ट करने में। ठीक है, तो फिर ये इंट्रोड्यूस करेंगे अब महलवारी सिस्टम। एक्चुअली जो है यूनिट ऑफ रेवेन्यू, इसमें ये एक गांव को रखेंगे, ठीक है, विलेज को। तो इसी को एस्टेट भी बोल सकते हैं हम विलेज को, और एक और टर्म जो यूज़ की जाती है इसके लिए वो है महल। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था हमारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ओके, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के एरिया में, इसमें आपका वह यूपी वाला एरिया आ जाता है ना, यूपी का जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वो आ जाता है इसमें। ये वो एरिया है जो अब कंपनी अराउंड आपका 1800 से लेकर के 1820 के पीरियड के अराउंड कन्क्वर करेगी। ओके, तो बाय 1822 क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, ठीक है, बाय 1822 एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर ही था, है ना। हॉल्ट मैकेंजी जो है वो रिकमेंड करेगा कि हम लोग जो है पूरे के पूरे विलेज से, या फिर हम कहें विलेज कम्युनिटीज से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे थ्रू द विलेज हेडमैन। ठीक है, इसने बोला कि हम विलेज हेडमैन से डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। विलेज हेडमैन के लिए एक और टर्म जो यूज़ होती थी उस समय पर वो थी लंबरदार। क्या टर्म यूज़ होती थी, लंबरदार। तो इसलिए 1822 में रेगुलेशन लाया गया, और इस सिस्टम में रेवेन्यू जो है इन लोगों ने कहा कि रेवेन्यू रखेंगे 80% ऑफ रेंटल वैल्यू, यानी किसी ज़मीन के टुकड़े की जो रेंटल वैल्यू है उसका जो 80% अमाउंट है वो रेवेन्यू रखा जाएगा। और ये रेवेन्यू कलेक्ट करके कौन देगा, ये देगा विलेज का हेडमैन, या फिर हम कहें लंबरदार। तो ये सिस्टम भी जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहा था रेवेन्यू की। 80% बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने देखा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाले एरिया में ये सिस्टम लाया जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी इसको रिकमेंड करेगा कि हम डायरेक्टली विलेज हेडमैन से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको लगा था विलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर, और इस तरह से महलवारी सिस्टम आया। ओके, तो हॉल्ट मैकेंजी की डायरेक्शंस के अंडर जो है वो कलेक्टर्स जाते थे, गांव जाते थे, है ना, विलेज टू विलेज। वो लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड को मेजर करते थे, और फिर अलग अलग जो है ग्रुप्स की वो उनके कस्टम्स और राइट्स उनको रिकॉर्ड करते थे कि ये हिस्सा किसका है, हिस्सा ज़मीन का हिस्सा किसका है, वगैरह वगैरह। फिर हर एक प्लॉट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिया जाता था, और उसको पूरे गांव के प्लॉट्स का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है उसको ऐड कर दिया जाता था, और फिर कहा जाता था कि अब आपके गांव को इतना इतना जो है वो रेवेन्यू पे करना है। ये डिमांड जो है ये पीरियोडिकली रिवाइज भी की जाती थी, ये कोई परमानेंटली फिक्स्ड नहीं की गई थी। जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में था वैसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर कहा गया था कि जो डिमांड है वो पीरियोडिकली रिवाइज की जाएगी। जो चार्ज था रेवेन्यू कलेक्ट करने का और कंपनी को रेवेन्यू कलेक्ट करके देने का, ये चार्ज दिया गया था विलेज हेडमैन को। यहाँ पर ज़मींदार की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, यहाँ पर ज़मींदार की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यहाँ पर रेंट कलेक्ट करके देना था विलेज हेडमैन को। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर महलवारी सिस्टम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का बेसिस बना। तो फिर बाय 1833 क्या होता है कि विलियम बेंटिक उस समय था भारत का
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके पास कंप्लेंट जाती है कि भैया महलवारी सिस्टम में बहुत ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, ठीक है। तो फिर विलियम बेंटिक जो क्या है अपना एक ऑफिशियल जिसका नाम था मार्टिन्स बर्ड, ओके, मार्टिन्स बर्ड था इसका नाम। इसको बोलता है कि जाके तुम फिर से एक नया सर्वे कंडक्ट करो, फील्ड मैप्स ड्रॉ करो, फील्ड्स को रजिस्टर करो, सॉइल्स की क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। फिर ये जाता है, ये सब करता है, और फिर ये कहता है कि 80% ऑफ जो रेंटल वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा है। फिर ये कहता है कि 66% ऑफ रेंटल वैल्यू कलेक्ट की जानी चाहिए एज रेवेन्यू, है ना, 66% ऑफ रेंटल वैल्यू। बाकी जो है मार्टिन्स बर्ड को ये भी कहा जाता है, ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ओके। तो इसकी रिकमेंडेशन पर 66% की जाती है ये वैल्यू, पर 66% भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, और फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर जो डिसकंटेंट था, सोसाइटी के अंदर जो अनरेस्ट था, वो हमें देखने को मिलेगा इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। बाकी हम बात करें एरिया कवर्ड अंडर महलवारी, तो लगभग ब्रिटिश इंडिया का 30% एरिया इसके अंडर था। यूपी में भी था ये सिस्टम, पंजाब में भी था ये सिस्टम, और सेंट्रल प्रोविंस में भी था ये सिस्टम, ओके। तो अगर हम बात करें उन फैक्टर्स की जिन्होंने इम्पैक्ट किया द नेचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया, ओके, factors that affected the nature of land revenue settlement, ओके। तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो नेचर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो था वो काफ़ी स्लो हुआ, है ना, ऑब्वियसली। तो कुछ एरिया वो मान लो 1 साल पहले कैप्चर करेंगे, कुछ एरिया वो 10 साल बाद कैप्चर करेंगे। तो ऑब्वियसली 1 साल पहले वाले कैप्चर किए हुए एरिया में वो कुछ उनकी सोच अलग होगी, उस समय कुछ अलग रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड होगा, और 10 साल बाद वाले एरिया में कुछ अलग रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड होगा। बाकी अगर हम बात करें दूसरा फैक्टर एक ये है ब्रिटिश परसेप्शन, ठीक है, ब्रिटिश परसेप्शन टुवर्ड इंडियन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी उनके फैक्टर थे। मान लो उन्होंने बंगाल में जो पहले लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम रखा था, उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद ही वो अब साउथ में मैसूर वाले रीजन में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सेटलमेंट का सिस्टम रखेंगे, है ना। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी एक फैक्टर है। बाकी इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ भी कह सकते हैं हम, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजिकल करंट्स। सपोज जो भी उस समय आइडियोलॉजी का करंट चल रहा है, यानी जो ज़्यादा ट्रेंड में है आइडियोलॉजी, चाहे लिबरल्स हो, चाहे मिशनरीज हो, चाहे फ्री ट्रेडर्स हो, तो उनका भी इन्फ्लुएंस था, है ना। बाकी लोकल सिचुएशंस को भी वो नज़र में रखते थे कि लोकल सिचुएशंस क्या हैं, ओके, लोकल सिचुएशंस। तो ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के सिस्टम को। बाकी अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, है ना, जो भी ये पॉलिसीज़ लाई गई ब्रिटिशर्स द्वारा, इन सब का इम्प्लीकेशंस क्या हुई, तो एक तो ये था कि कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन लाइफ।
अब कैपिटलिज्म की एंट्री हो चुकी थी इंडियन एग्रीकल्चर में हम कहें, या फिर इंडियन एग्रीगेरियन लाइफ में। अब जो है ब्रिटिशर्स का मेन फोकस होता था बस पैसा 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 कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है और पैसा कलेक्ट करना है। तो इट हैड बिकम काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट, ठीक है। प्लस एंट्री ऑफ नॉन एग्रेरियन क्लास, ठीक है। अब तक जो लोग एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हुए थे उनकी एंट्री इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर होगी, और ये क्लासेस हमें देखने को मिलती है। एक तो थे ब्रिटिश प्लांटर्स जो भारत में आए थे, है ना, एज इमिग्रेशन टू इन्वेस्ट इन हेयर इन द कैश क्रॉप्स एंड टेक दोज कैश क्रॉप्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और दूसरा ज़मींदार्स, न्यू ज़मींदार्स की भी एंट्री होगी इंडियन एग्रीगेरियन सिस्टम के अंदर। प्लस हमें ये देखने को मिलता है इससे पूरे सिस्टम से होगी क्रिएशन ऑफ लैंडेड हायरार्की। ऐसे कुछ लोग क्रिएट हो जाएंगे जो जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक होगा और वो हायरार्की में बाकी लोगों से ऊपर आ जाएंगे। बाकी हमने ये भी देखा कि इससे क्रिएशन होगी किसकी, अब क्रिएशन होगी अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म होता क्या है। जब लैंडलॉर्ड खुद अपनी ज़मीन पर प्रेजेंट नहीं होता, वो खुद कहीं और ही घूम रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। बाकी इन्होंने निगलेक्ट किए क्या, निगलेक्ट ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ पीजेंट्स। अब तक जो पहले पीजेंट्स को ट्रेडिशनल राइट्स मिलते थे वो अब इनके निगलेक्ट कर दिए गए। अब ज़मीन का मालिकाना हक सीधा सीधा इजारेदार्स को दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं नए कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। इस तरह से पीजेंट्स के जो राइट्स हैं वो इनसे छीने गए। बाकी हाई रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ही हाई रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाकी हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन, बहुत ही हार्श तरीके से कभी हम देखेंगे कि जो ज़मींदार है वो भी अपने लठैत रखते थे, मार कुटाई करके या कैसे भी करके इन्हें अपना बस रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। बाकी एक और चीज़ जो है वो है अब्सेंस ऑफ रेमिशन और कंसेशन, यानी कि ये लोग माफ़ नहीं करते थे रेवेन्यू, ना ही कंसेशन देते थे। चाहे तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए या फेमाइन आ जाए या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, ये लोग माफ़ नहीं करते थे। तो इससे क्या होगा, रूरल इंडेप्टनेस बढ़ेगी। गाँव में जो पीजेंट्स है वो मनी लेंडर से उधार लेंगे और वो डेप्ट ट्रैप में फंसेंगे, और डेप्ट ट्रैप से वो जाएंगे डेथ ट्रैप में, यानी कि कुछ पीजेंट्स मजबूरी में सुसाइड भी करेंगे। तो डेप्ट ट्रैप से डेथ ट्रैप। बाकी एविक्शन होगी पीजेंटरी की, है ना, एविक्शन ऑफ पीजेंटरी, और इस एविक्शन को बोलते हैं हम, यानी कि अब होगी डीपीजेंटाइजेशन। डीपीजेंटाइजेशन यानी कि जब पीजेंट से ज़मीन छीन ली जाएगी, उसकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो चला जाएगा एक कॉन्ट्रैक्टर को, वो चला जाएगा इजारेदार को। तो यानी कि अब जो है ये प्रोसेस को हम कहेंगे डीपीजेंटाइजेशन। ओके, अब एक एमर्जेंस होगी न्यू क्लास की। ओके, एमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास, और ये न्यू क्लास थी लैंडलेस लेबर्स की, क्योंकि अब जब पीजेंट से ज़मीन छीन ली जाएगी तो वो अब ओनली लैंडलेस लेबर बनकर ही रहेंगे। तो इन सब की वजह से होगा क्या, स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, स्टैग्नेशन
ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हैं लैंडलॉर्ड वगैरह या कोई भी जो हैं वो अपनी ज़मीन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो स्टैग्नेशन पर आ जाएगा। और एक और चीज़ जो हुई वो हुई एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसिडर करने की आइडिया जो है उसकी एमर्जेंस हुई। बाकी इसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, एक होगी जो रिकरेंस ऑफ फेमाइंस, क्योंकि हमने देखा इंडियन एग्रीकल्चर जो है स्टैग्नेशन पर आ जाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स वो फोकस करेंगे कैश क्रॉप्स पर बजाय कि फूड क्रॉप्स। तो अब इस पीरियड में हमें बहुत सारे फेमाइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इवन आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी ग्रीन रेवोल्यूशन आने तक कई सालों तक हम जो है फूड ग्रेन्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक ऐसा देश जो एक समय पर सेल्फ सफिशिएंट था एग्रीकल्चर में, सेल्फ सफिशिएंट था फूड ग्रेन में, उसको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एग्रेरियन लाइफ की, और तो और एग्रीकल्चर के अंदर कॉमर्शियलाइजेशन आ जाएगी। ओके, तो यही जो अब स्कैरसिटी होगी फूड क्रॉप्स की, उसकी वजह से सोसाइटी में लोगों में इम्पॉवरिशमेंट आ जाएगी, जो है बहुत ही बुरे हाल हो जाएंगे पीजेंट्स के, दे विल फील सप्रेस्ड। और फिर इस तरह से हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 विल टेक प्लेस। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 विल टेक प्लेस। तो कॉमर्शियलाइजेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, ओके, अगर हम कॉमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं तो कॉमर्शियलाइजेशन में जो क्रॉप्स पर फोकस करते थे ब्रिटिशर्स, जो ये पीजेंट्स को कहते थे कि तुम ये क्रॉप उगाओ, तो उसमें हमें देखने को मिलती है कॉटन मिलती है, जूट मिलती है, ग्राउंडनट भी मिलते हैं, है ना, ऑयल सीड भी मिलते हैं, शुगर केन मिलता है, टोबैको भी मिलता है। तो इस तरह से ये क्रॉप्स हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं, जो कि फूड ग्रेन से ज़्यादा जिनमें पैसा मिलता था। तो इन लोगों का ध्यान जो है अब इन क्रॉप्स की तरफ गया, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे ये क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो अब प्लांटेशन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की शुरुआत होगी, टी, कॉफ़ी, रबड़ और इंडिगो जैसी प्लांटेशंस पर फोकस किया जाएगा, है ना। टी हो गया आपका, कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गया और इंडिगो हो गया, तो इन सब पर फोकस किया जाएगा। तो इंडियन पीजेंट्स के लिए अगर हम कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें तो उनके लिए जो कॉमर्शियलाइजेशन था ये एक फोर्स्ड प्रोसेस था, उनको फोर्स किया जाता था ये चीज़ें उगाने पर, ठीक है। इंडियन पीजेंट्स के लिए कॉमर्शियलाइजेशन एक फोर्स्ड प्रेशर था या फोर्स्ड जो है प्रोसेस था। इवन हम देखेंगे कि अब इंडियन पीजेंट्स इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे इन प्लांटेशन क्रॉप्स को लगाने के लिए कि इंडियन लेबर्स को जो हैं अंग्रेज़ दूसरी कंट्रीज़ में भी ले जाएंगे, कुछ को फिजी में ले जाएंगे, मॉरिशियस में ले जाएंगे, वगैरह वगैरह और भी कंट्रीज़ में उन्हें ले जाएंगे वहाँ पर लेबर का काम करने के लिए, उन देशों के अंदर प्लांटेशन में लेबर का काम करने के लिए। तो बाकी क्योंकि अब इसमें था क्या, अब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो चुका था कि अगर पैसा कमाना है तो फूड क्रॉप्स से हटा करके हमें उन क्रॉप्स पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा जिनकी ज़रूरत यूरोप में है, क्योंकि यूरोप में जो है
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। तो वहाँ पर अब एक जिस क्रॉप की डिमांड थी वो थी इंडिगो। इंडिगो आपका ब्लूइश सा कलर होता है ना। तो ये कलर की ज़रूरत पड़ती थी डाई करने के लिए, है ना, कपड़ों को डाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसलिए इन्होंने अब इस पर भी फोकस करना शुरू किया। बाकी अगर एक और हम बात करें, इन्होंने ओपियम पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। तो इस तरह से इन्होंने इन क्रॉप्स पर फोकस करना शुरू किया जिसमें पैसा ज़्यादा था। तो अगर हम 18th सेंचुरी के हाफ की बात करें, 1850s के बाद के पीरियड की बात करें, तो ब्रिटिशर्स अब जो हैं वो परसुएड करेंगे कल्टीवेटर्स को वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स के अलावा दूसरी क्रॉप्स उगाने के लिए, है ना। तो जैसे कि बंगाल में ये बोलेंगे कि पीजेंट्स को कि तुम जूट उगाओ, है ना। आसाम में ये फोकस करेंगे टी के ऊपर, है ना। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज का यूपी वाला एरिया, वहाँ पर ये शुगर केन वगैरह पर फोकस करेंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स पर ये फोकस करेंगे। बाकी इंडिगो पर भी करेंगे बंगाल वगैरह एरिया में फोकस, बंगाल और बिहार वाले एरिया में। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि अब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा, है ना। इंडिया से जो है वो क्रॉप्स का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा यूरोप में, और ब्रिटिशर्स जो है वैरायटी ऑफ मेथड्स अपनाएंगे कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो क्योंकि यूरोप में जो है अब इंडिगो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना, तो कंपनी जो है भारत के अंदर हमेशा उन रास्तों को देख रही थी जिनके थ्रू इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। तो 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड से अभी पीछे जैसे मैंने शायद 1850 बोल दिया था गलती से, मिड ऑफ 18th सेंचुरी को, मिड ऑफ 18th सेंचुरी आपका 1750s होगा, है ना। तो 1750s के बाद के पीरियड की बात हो रही है अभी। तो आफ्टर इन द लास्ट फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी लगभग 1790s की पीरियड की बात हो रही है, फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन जो थी बंगाल के अंदर वो रैपिडली एक्सपेंड करेगी, और बंगाल का जो इंडिगो है वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो 1788 में 1788 में सिर्फ लगभग 30% इंडिगो जो है वो भारत से आता था ब्रिटेन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन का जो टोटल मान लो 100% जो इम्पोर्ट था उसमें भारत से आने वाला हिस्सा सिर्फ लगभग 30% था, ठीक है। 1788 में कितना था, लगभग 30% था। पर बाय 1810 क्या होगा, ये प्रोपोर्शन आपका लगभग 95% हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में जो टोटल इंडिगो का इंपोर्ट हो रहा है उसमें से लगभग 95% भारत से आ रहा है। तो इस इंडिगो ट्रेड का इम्पैक्ट क्या था, जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ता गया, कॉमर्शियल एजेंट्स और जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो इंडिगो की प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू करने लगे। ओवर द ईयर्स कई कंपनी ऑफिशियल्स अपनी जॉब छोड़ देंगे और इंडिगो के बिजनेस के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स मिलते थे उनको, है ना। काफ़ी ज़्यादा स्कॉट्समैन भी आएंगे, स्कॉटिश लोग आएंगे, है ना, और इंग्लिश मैन भी आएंगे इंडिया में एज अ प्लांटर्स आएंगे वो, ठीक है। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए वो कंपनी से लोन ले लेते थे, है ना, और या फिर बैंक से लोन ले लेते थे उस समय पर। तो इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था, इंडिगो कल्टीवेशन के हमें दो तरीके देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। एक था सबसे पहले निज सिस्टम, ठीक है। तो निज सिस्टम में क्या था कि जो प्लांटर्स है, जो यूरोप से जो प्लांटर आएगा भारत में इमिग्रेट हो करके, ठीक है,
वो प्लांटर जो हो वो खुद डायरेक्टली इंडिगो की प्रोडक्शन करता था इन द लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। वो खुद जो है लैंड रेंट पर लेता था या फिर लैंड खरीदता था बाकी ज़मींदारों से, ठीक है। और फिर उसमें जो है डायरेक्टली लेबर को हायर करके खुद ही जो है इंडिगो प्रोड्यूस करता था। पर निज सिस्टम में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि एक तो जो है प्लांटर जो है इजीली एरिया एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था निज कल्टीवेशन के अंडर, क्योंकि इंडिगो जो है वो सिर्फ फर्टाइल यानी कि फर्टाइल भूमि के ऊपर ही उगाई जा सकती थी, है ना। और जो फर्टाइल लैंड्स थी वो तो ऑलरेडी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड थी, घनी आबादी में लोग रहते थे फर्टाइल लैंड्स पर, तो इजीली एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था निज सिस्टम के अंडर एरिया, है ना। सिर्फ छोटे मोटे स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स ही मिलते थे, है ना, स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स ही मिल पाते थे। तो उसमें कैसे हो पाएगी प्रॉपरली, है ना, प्रोडक्शन। और प्लांटर्स को साथ में जबकि ज़्यादा एरिया चाहिए होता था, है ना, कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स चाहिए होते थे इंडिगो लगाने के लिए, पर मिलते छोटे छोटे प्लॉट्स ही थे। तो फिर वो कोशिश करते थे कि फिर वो कि इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो ज़मीन है वो लीज पर ले लें और वहाँ से जो पीजेंट्स हैं उनको एविक्ट करके भगा दें, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम तो उनका अपना सिस्टम ही था ना, उनके लिए ये करना बहुत ही आसान बात थी वाइट लोगों के लिए, क्योंकि सिस्टम ही पूरा वाइट डोमिनेटेड था। पर इस वजह से पीजेंट्स को एविक्ट करने से हमेशा कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन के चांसेस बढ़ जाते थे और हो जाते थे, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते थे। और साथ ही साथ लेबर को मोबिलाइज करना भी इजी नहीं था, इतनी आसानी से लेबर नहीं मिल पाती थी, क्योंकि एक बड़ी प्लांटेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए। और लेबर भी लगभग उसी समय पर चाहिए होती थी जब वो अपना बिजी होते थे राइस कल्टीवेशन करने में। जिस पीरियड में राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे लेबर, उसी पीरियड में इनको लेबर की ज़रूरत भी पड़ती थी, तो इसलिए आसानी से इनको लेबर भी नहीं मिल पाती थी, ठीक है। ऑल्सो जो है बड़ी स्केल पर जो है निज कल्टीवेशन में, निज सिस्टम में नील को प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी वो थी काफ़ी ज़्यादा, इनको 2 प्लग्स की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर 1 बीघा, ओके। तो सोचो अगर 1000 बीघा पे प्लांट करना है इनको इंडिगो, तो 2000 प्लग्स की रिक्वायरमेंट होगी इनको। और इतनी आसानी से इन्वेस्ट करना और परचेज़ करना और प्लग्स को मेंटेन करना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना। और साथ ही साथ इंडिगो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी थी, जो कि लैंड को डिग्रेड कर देती थी। तो ये चीज़ें अब इसको अंग्रेज़ को पता थी कि, है ना, लैंड भी डिग्रेड हो रही है इसकी। और साथ ही साथ जो है आसानी से जो है पीजेंट से भी सप्लाईज नहीं मिल पाती थी, क्योंकि पीजेंट्स की सप्लाई नहीं मिल पाती थी आसानी से, क्योंकि उनके प्लग्स और बुलक्स जो हैं यानी कि उनका हल जो है और बैल वगैरह वो इस समय राइस फील्ड्स में बिज़ी होते थे, क्योंकि इंडिगो प्रोडक्शन एग्जैक्टली लगभग उसी समय पर होती थी जिस समय पर जो है इनकी राइस कल्टीवेशन चली होती थी। तो टिल द लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1800 वाली जो शताब्दी है उसको 19th सेंचुरी कहते हैं, ओके। तो टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स जो हैं वो निज कल्टीवेशन के अंडर जो है वो एरिया एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि निज कल्टीवेशन में काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना, नॉट एक्सपेंडिंग निज कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें जिस पर जो है इंडिगो प्लांटेशन होती थी, तो उस टोटल एरिया के लेस देन 25
25% एरिया में जो है वो इंडिगो प्रोडक्शन थी. ओके, इंडिगो प्रोडक्शन it was in less than 25% area of total indigo, है ना. तो फिर ये हुआ कि अब इन्होंने प्लांटर्स ने, ब्रिटिश प्लांटर्स ने या फिर स्कॉटिश प्लांटर्स ने खुद ट्राई किया, है ना, नीच सिस्टम में. इनसे नहीं हुआ. तो फिर अब ये क्या करेंगे, ये पैसों का लालच देकर किसानों को एक नए सिस्टम में फंसाएंगे. और इस नए सिस्टम का नाम था रैयती सिस्टम. ओके, तो रैयती सिस्टम में क्या था, इसमें ये था कि इंडिगो जो है अब रैयत की ज़मीन के ऊपर उगाया जाएगा. ओके, इंडिगो रैयत की ज़मीन के ऊपर उगाया जाएगा. रैयत जैसा कि मैंने पहले भी बताया पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पीजेंट. तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रैयती सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रैयतवारी सिस्टम. ओके, रैयतवारी जो है ये इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. ओके, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. जबकि रैयती सिस्टम जो है आपका, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ठीक है, तो दोनों अलग है. रैयती सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड रैयतवारी इज़ अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो रैयती सिस्टम के अंडर क्या होता था, प्लांटर्स जो हैं वो रैयत को फोर्स किया करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और जो वर्ड यूज़ होता था वो वर्ड है सट्टा. ओके, तो ये सट्टा वो जुए वाला सट्टा नहीं है. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो है सट्टा. कई टाइम्स ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, ये विलेज हेडमैन को भी प्रेशराइज किया करते थे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो रैयत के बिहाफ पर, है ना. तो कई बार ये विलेज हेडमैन को भी प्रेशर करते थे कि तुम रैयत के बिहाफ पर साइन करो. तो इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का इम्पैक्ट क्या होता था, इसका इम्पैक्ट ये होता था कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनको एडवांस में कैश मिल जाता था. ठीक है, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था. इनको प्लांटर से जो है मिलता था कैश एडवांस में, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता था इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए. प्लांटर इनको ये भी प्रोड्यूस करता था कि जो तुम इंडिगो प्रोड्यूस करोगे मैं तुमसे वो खरीदूंगा. तो इस चीज़ का प्रॉमिस भी किया जाता था प्लांटर द्वारा इनको. पर होता ये था कि जो ये लोन दिया जाता था रैयत को, तो इस लोन के बदले कमिटमेंट करनी पड़ती थी रैयत को कि अपनी पूरी ज़मीन के जो है 1/4 हिस्से पर यानी कि 25% एरिया पर इसको इंडिगो लगाना पड़ेगा. ठीक है, बाकी प्लांटर ही इनको ला करके देता था, सीड भी ला करके देता था, ड्रिल भी ला करके देता था. और जब कल्टीवेटर जो है, फिर कल्टीवेटर के पास एक ही काम होता था, ज़मीन तैयार करना और बीज डालना और क्रॉप का ध्यान रखना. जब क्रॉप को डिलीवर किया जाता था प्लांटर के पास, है ना, हार्वेस्ट के बाद, तो फिर से प्लांटर द्वारा नया लोन दिया जाता था रैयत को और फिर से पूरी की पूरी साइकिल जो है वो शुरू हो जाती थी. ओके, एक साइकिल पूरी की पूरी फिर से शुरू हो जाती थी. तो रैयती सिस्टम का इम्पैक्ट ये हुआ कि पीजेंट्स जो हैं वो इनिशियली उनको लालच आ गया कि देखो देखो स्टार्टिंग में ही लोन मिल रहा है, एडवांसेस मिल रहे हैं. शुरुआती में तो उन्होंने लालच में आकर के ज्वाइन कर लिया, पर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम बहुत ही हार्श है.
उनको जो प्राइस मिलता था इंडिगो प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत ही कम मिलता था, और जो ये लोन की साइकिल्स थी पूरी की पूरी ये कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। और इस सिस्टम में और भी प्रॉब्लम्स थी, वो ये कि प्लांटर्स जो हैं वो यूजुअली इंसिस्ट करते थे कि आपको जो इंडिगो उगाना है वो अपनी बेस्ट सॉइल पर उगाना है, और जबकि पीजेंट की कोशिश तो ये होती थी ना कि अपनी बेस्ट सॉइल पर वो राइस उगाए, पर अब प्लांटर इंसिस्ट करता था कि तुम्हें इंडिगो अपनी बेस्ट सॉइल पर लगाना है। जो तुम्हारी बेस्ट सॉइल है उस पर तुम्हें इंडिगो लगाना है ना। और ये बेस्ट सॉइल कितनी, यानी 25% होती थी ये टोटल एरिया की। तो इंडिगो जो है, इंडिगो की एक और इशू होता है, इसकी जो है जड़ें जो है वो बहुत ही गहरी होती हैं, तो इस वजह से सॉइल जो है वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे ज़मीन की उर्वरता या फिर हम कहें फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और इंडिगो लगाने के बाद उस ज़मीन पर जो है राइस नहीं उगाया जा सकता। इतनी बुरी हालत हो जाती है उस ज़मीन की, है ना। उस ज़मीन पर राइस नहीं उगाया जा सकता, नो राइस कुड बी ग्रोन, जहाँ पर ऑलरेडी इंडिगो लगाया गया हो। तो मान लो अगर फार्मर ये कहता प्लांटर को बाद में कि नहीं मुझे लॉस हो रहा है, मुझे अब इंडिगो नहीं उगाना है, तो इनको सप्रेस कर दिया जाता था। और फिर इस सप्रेशन का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा कि 1858 में होगा आपका इंडिगो रेबेलियन। ठीक है, 1858 में इंडिगो रेबेलियन होगा, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर की कॉमर्शलाइजेशन कर दी, तो इस वजह से जो है ज़मीन की डिग्रेडेशन हुई, और इस वजह से पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई, तो इस वजह से रेबेलियन तो होगा ही। ये जो इंडिगो रेबेलियन था ये बहुत ही ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमीशन बिठाना पड़ा था इसके लिए, है ना। तो फिर उसके बाद प्लांटर्स को बोला कि भैया अब क्या करोगे तुम, अब वापस इसी चीज़ में जाओगे, है ना। तो प्लांटर्स ने बोला नहीं नहीं, अब तो कैसे। पर प्लांटर्स ने ये भी कहा कि हमारी पिटाई तो बंगाल में हुई है, हमारी पिटाई बिहार में थोड़ी ना हुई है, तो अब हम बिहार को जाएंगे। तो फिर प्लांटर्स बिहार गए, बिहार में जाके उन्होंने फिर से ऐसा एक्ट किया कि जैसे हम तो नए नए आए हैं यहाँ पे, हमें पता ही नहीं बंगाल में क्या हुआ, है ना। हमें तो पता ही नहीं कि हम खुद ट्राई कर चुके हैं इंडिगो उगाना निज सिस्टम के अंडर, उसमें हमें लॉस हुआ, है ना। वो सब भी ये शो ऑफ नहीं करेंगे, ये अपने आप को एकदम नया नवेला पर्सन शो करेंगे बिहार में, है ना। तो बिहार के लोग भी बहुत भोले थे, उन्होंने भी इन पे विश्वास कर लिया कि ये तो आए हैं और ये हमें चाहते हैं कि पैसा दे के हमसे नील की खेती करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला ली। ठीक है, तो इस तरह से जो शोषण अब तक बंगाल में हो रहा था वो शोषण की शुरुआत अब बिहार में हो जाएगी। पर बिहार में ये था कि अब इन्होंने कहा कि कुछ थोड़ा नया नाम देना पड़ेगा सिस्टम को, है ना। पुराने वाले सिस्टम का नाम तो नहीं रख सकते क्योंकि उसमें तो पूरा कमीशन बैठ गया था, उसके अगेंस्ट उसमें शोषण भी हो रहा था। तो इन्होंने देखने की शुरुआत की, इन्होंने ढूंढने की शुरुआत की एक कोई लोकल सिस्टम, एक लोकल सिस्टम ढूंढने की शुरुआत की इन्होंने। तो बिहार में क्या था, बिहार में जो यूनिट ऑफ लैंड जो थी उसको बोलते थे कंठा बोलते थे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था, 20 कंठा वॉज इक्वल टू 1 बीघा, 20 कंठा एक बीघा के बराबर होता था। तो इन्होंने प्लांटर्स ने क्या कहा इनको पीजेंट्स को कि तुम अपनी ज़मीन की 1/3 पर इंडिगो लगाओ, यू ग्रो इंडिगो ऑन 1/3 ऑफ द 20 कंठाज, है ना। तुम अपनी टोटल लैंड के 1/3 पर जो है क्या लगाओ, इंडिगो लगाओ। तो यहाँ पर तो ये लोग 33% पर इंडिगो ग्रो करने को कह रहे हैं, जब बंगाल में 25% पर ही
रिवोल्ट हो गया था, तो यहाँ पर ये लोग बढ़ पे गए, यहाँ पर 33% पर आ गए। तो इस सिस्टम को बिहार के अंदर जो ये सिस्टम था 1/3 पर इंडिगो उगाने का, इस सिस्टम को कहा जाता है तीन कथिया सिस्टम। ओके, तो फ्रॉम 1860s ऑनवर्ड्स, तो 1860 के समय से, है ना, फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स यहाँ पर भी सेम स्टोरी चलेगी। यहाँ पर लैंड डिग्रेड होगी, फार्मर्स की लाइफ डिग्रेड होगी, पर अब जो है प्लांटर्स भी काफ़ी ज़्यादा रेडी थे, अगर किसी टाइप का रिवोल्ट वगैरह होगा तो उसके लिए वो रेडी थे, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी, है ना, धीरे धीरे ही पीता है, फूक फूक के पीता है, तो रेडी थे ये लोग। और इनके अपने लोकल कॉन्टेक्ट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका अपना ही था, तो इसके थ्रू ये पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं कोई रिवोल्ट की चिंगारी ना भड़के। पर इस पीरियड में ये हुआ कि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया सिंथेटिक डाई। ठीक है, जर्मनी ने सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी खासियत ये थी कि मतलब जर्मनी में हुआ ये था कि 1860s के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हो गई थी जर्मनी में 1860s के बाद। पर जर्मनी टेक्सटाइल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं करेगा, जर्मनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेगा केमिकल्स के अंदर। ठीक है, तो इस डाई की खासियत ये थी कि एक तो ये अच्छी क्वालिटी का था, साथ में आसानी से वॉश आउट भी नहीं होता था कपड़ों से, और ना ही फेड होता था। तो इस डाई की इंट्रोडक्शन के बाद इंडिगो की डिमांड ख़त्म हो गई। तो फिर बिहार में किसानों ने कहा कि अब हमें जाने दो, अब तो इसका मार्केट भी नहीं बचा है इंडिगो का, है ना। तो प्लांटर्स ने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, बस जाने से पहले पैसा दो, क्योंकि तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फिर ये हुआ कि कुछ टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, फिर गांधी जी भारत ऑलरेडी आ चुके थे, फिर 1915 में BHU की स्थापना में गांधी जी गए हुए थे। ठीक है, तो वहीं पर चंपारण का एक किसान नेता आता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये आकर के गांधी जी से मिलते हैं और किसानों की समस्या के बारे में बताते हैं चंपारण के अंदर। और फिर 1917 में शुरुआत होगी चंपारण सत्याग्रह की, है ना। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होगी 1917 के अंदर। ओके, तो हमने देखा कि कैसे भारत के अंदर पीजेंट्स जो है इम्पावरिश हो जाएंगे, उनके बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था सिर्फ रेंट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया बंगाल के अंदर, है ना। इसमें जो है उन्होंने लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया ज़मींदार के पास, और इससे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हुई टेनेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल राइट्स खो दिए उस ज़मीन के ऊपर जिनके ऊपर उनकी कई पुश्तों ने खेतीबाड़ी की थी, है ना। ज़मींदार जो हैं वो पीजेंट्स को एविक्ट कर दिया करते थे अगर वो पैसे टाइम से नहीं देते थे, और तो और ज़मींदार इलीगल ड्यूज़ भी मांगते थे पीजेंट से, और तो और उनसे बेगार भी करवाते थे अपने प्रोड्यूस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। बेगार यानी कि जब आप किसी से काम करवाएं बिना उसे उस काम करने का पैसा दिए। ओके, तो पीजेंट्स बेचारे बहुत ही ओवरबर्डन थे, उस वजह से उन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। मनी लेंडर्स के पास जाने से भी वो डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते थे। तो इस सब में अल्टीमेट सफ़रर जो था वो पीजेंट ही था। ओके, तो पीजेंट ही दबाया जाता था इस पूरे सिस्टम में। इवन जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर झुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। झुम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी, और इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यही रीज़न था जिसकी वजह से इस पीरियड में काफ़ी सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी होंगे।
तो जितनी ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ेगी एग्रीकल्चर की, उतने ज़्यादा हमें रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे। और 20th सेंचुरी में गांधी जी इन्हीं रिवोल्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देंगे टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अगर हमें एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, फार्मर प्रोटेस्ट का ही, वो था डक्कन राइट्स का, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन जो थी वहाँ पर इंडिया से सप्लाई ज़्यादा मांगी जा रही थी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। इससे पहले अमेरिका बड़ा सप्लायर था कॉटन का इंग्लैंड के लिए, पर सिविल वॉर के बाद अमेरिकन सप्लाई तो आ नहीं पाई, तो भारत से ज़्यादा सप्लाई की डिमांड हुई कॉटन की। तो इसके लिए मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ा था किसानों को, और फिर किसान डेब्ट ट्रैप में भी फंस गए थे। ये जो डेक्कन राइट्स था ये मनी लेंडर के अगेंस्ट ही था, ये क्योंकि किसान जो है वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस चुके थे, है ना। तो ओके, तो किसान डेब्ट ट्रैप में फंस चुके थे, पूरे प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट देने के बाद भी ये इंटरेस्ट ही देते रह जाते थे। तो इस वजह से फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया था मनी लेंडर्स के अगेंस्ट। तो इस केस में भी डीपीजेंटाइजेशन देखने को मिलती थी हमें, क्योंकि जब जो पीजेंट है वो मनी लेंडर को पैसा वापस चुका नहीं पाता था, तो मनी लेंडर जो है उसकी ज़मीन उससे छीन लेता था। तो जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ख़तरनाक था ये रिवोल्ट, गवर्नमेंट को लॉ तक पास करना पड़ा था। डेक्कन रिलीफ एक्ट पास किया गया था 1875 में। इसमें कहा गया था कि आप लोगों का लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें क्या हुआ इस पूरे सब सिस्टम का रिज़ल्ट, है ना, तो क्या था, बंगाल के अंदर जो लैंड है वो नए हाथों में गई, है ना, जो कि थे इजारेदार, अब जो जिनके नाम पे ज़मीन कर दी गई थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, बाकी हमने ये भी देखा कि कैसे सब इन्फ्यूडेशन का इशू आएगा, है ना, ज़मींदार अपने नीचे किसी और को अपॉइंट करेगा और वो अपॉइंटेड पर्सन और अपने नीचे 2-3 लोगों को अपॉइंट कर देगा, और हमें अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी देखने को मिला था। तो इस पूरे सब की वजह से भारत में एग्रीकल्चर जो है वो स्टैग्नेशन पर आ जाएगा। और स्टैग्नेशन क्यों होगी, क्योंकि कल्टीवेटर के पास ना ही पैसा था और ना ही कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे, ज़मीन को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करे। और अगर हम ज़मींदारों की बात करें तो ज़मींदार तो खुद ज़मीन पर होते ही नहीं थे, है ना, उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट करने में, और गवर्नमेंट तो खुद बहुत ही कम स्पेंड करती थी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। तो इस वजह से इस पीरियड में हमें बहुत ही ज़्यादा फेमाइन्स भी देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है। इंडियन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उससे भी हमें फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है ट्रेड में हमें एक्सपोर्ट करना था यहाँ से रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट करने के लिए फोकस किया गया आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स पर, जैसे कि इंडिगो वगैरह हो गया, और फूड क्रॉप्स पर फोकस नहीं किया गया। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमाइन्स देखने को मिलेंगे, फूड इनसिक्योरिटी होगी। बिटवीन 1850 टू 1900, 1850 से लेकर के 1900 के समय तक लगभग 2.8 करोड़ लोग जो हैं वो फेमाइन में मरेंगे। जबकि ये आपका वो पीरियड है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्रिटिश जो क्राउन है वो रूल कर रहा था। तो यानी कि आप लोगों ने भी प्रॉपरली इस चीज़ पर, एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं किया, और आपके समय में भी इतने करोड़ों लोग जो है वो भूख से मारे गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।